अगर तुम भी क्लास 12th कॉमर्स में हो और एक टॉप स्कोर को टारगेट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप बताऊंगी जिससे तुम इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। क्योंकि सच बताओ ना, जब भी हम उन टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं 98-99% वालों की, तो ऐसा लगता है यार इनके पास तो क्या जीनियस ब्रेन है, या इन्होंने दिन रात एक करके 15-15 घंटे पढ़ाई करी होगी। पर जब मेरे खुद के क्लास 12th में 98% आए कॉमर्स में, तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि ना तो मैं कोई बॉर्न जीनियस हूँ, ना मैंने मेरी रातों की नींद खराब करी, ना मेरी कोई हॉबी छोड़ी, ना कोई बाहर जाना बंद किया। और हाँ, ये रियलिटी है कि तुम्हें राउंड द क्लॉक बुक्स के अंदर घुस के पढ़ाई नहीं करनी है। चाहे तुमने अभी प्रिपरेशन शुरू करी हो या नहीं करी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट तुम्हें ब्लूप्रिंट बताऊंगी जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी 98% प्लस स्कोर करने में, और एग्जैक्ट वो स्ट्रैटेजी जिससे मैं भी ये कर पाई। सो हेलो माय क्यूट लिटिल मंचकिन्स, आई एम जसनीत एंड वेलकम टू माय चैनल। चलो वेट किस बात का है, चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट के सबसे बड़ा डर, भाई अकाउंटेंसी कैसे पढ़ाई करेंगे। मेरे अकाउंटेंसी में 97 आए थे और तुम तो आसानी से 100 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक ही बड़ी गलती होती है, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब हम बोर्ड्स पे टीचर को सॉल्व करते हुए देखते हैं और उसी टाइम हाँ करते ऐसे रहते हैं कि हाँ हमें तो सब समझ में आ गया, पर एक्चुअल रियलिटी में जब सॉल्व करने जाते हो तो सब भूल जाते हो। क्योंकि ऑनेस्टली जब तक आप खुद अपना पेन चला के बैलेंस शीट मैच नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, हॉल में पेन तो आपका चलेगा ही नहीं। पर बिफोर वी मूव है, मुझे फटाफट से पहले कमेंट्स में एक तो अपने क्लास 12 का टारगेट बता दो और ये बता दो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, थ्योरी प्रॉब्लम है, बैकलॉग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है फटाफट से कमेंट में लिख दो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प भी तो कर सकूं साथ साथ। चलो वापस से अकाउंटेंसी की बात करते हैं। अकाउंटेंसी में नो मैटर व्हाट, कंटेंट ही बाप है। इलस्ट्रेशन से तुम चाहो कि तुम समझ लोगे तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हें टाइम का एस्टिमेट ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाते हो तो स्ट्रेस भी आता है, तो उस टाइमिंग को मैप करो कि अभी ही 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर पाओ। और हाँ, ये 10-10 अलग अलग रेफरेंस बुक्स के पीछे भागने की भी कोई जरूरत नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। बस आप टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल में से कोई एक बुक पकड़ लो एंड उसी पे ही स्टक रहो, स्वेयर बाय इट। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी क्लैरिटी आ गई इन बुक से, तो अब आप इसके बाद ओसवाल और एडुकार्ड की बुक्स पे पीवाईक्यूज जो होते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बट जब तक यहाँ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक इनको जंप मत करना। नंबर 2, इकोनॉमिक्स द डबल ट्रबल। सच बताओ ना, इकोनॉमिक्स ना बड़ा ही अजीब सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स है और दोनों पार्ट्स का नेचर बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग है, एक इधर एक इधर। पहले बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये पूरा लॉजिकल और एप्लीकेशन बेस्ड है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एग्जाम हॉल में जाके भूल जाओगे, क्योंकि कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला व्हाट इज मनी सप्लाई। पर आपको रियल लाइफ इंप्लीकेशन या केस स्टडी के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको इसको रियल लाइफ से लिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको स्ट्रैटेजी सही कि कैसे रियल लाइफ से लिंक करके पढ़ाई की जाती है, तो मेरी लास्ट वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख लो, या फिर यहाँ आई बटन पे भी आप देख पाओगे। और इसको एग्जाम्पल फॉर्मेट में याद करना स्टार्ट कर दो। और मे बी आप ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर्स के जितने भी सारे फॉर्मूलाज है, जितने भी सारे न्यूमेरिक्स है जो आपको याद करने हैं, उसको एक प्लेन शीट पे लिखो और अपने टेबल और डेस्क के सामने लगा लो, चिपका लो, सो दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग अराउंड, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको याद रहेगा और आप बार बार उसे देखोगे ना तो एग्जाम हॉल में बोलोगे ही नहीं। और दूसरा इकोनॉमिक्स का बाप है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतना थ्योरेटिकल और बोरिंग चैप्टर है कि टीचर भी पढ़ाती है तो भी नींद आने लग जाती है। ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट तो कभी याद नहीं होने वाले सिर्फ रीड करके। मैंने क्या किया, मैंने इसको एक स्टोरी बुक फॉर्मेट में पढ़ा और टाइमलाइंस को याद किया। तो जब भी आप टाइमलाइंस को याद करने वाले होते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको सब लिखते जाना है साथ साथ, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ टाइमलाइन ट्री। सो बेसिकली आपको इसमें कोर कीवर्ड्स और टाइमलाइन को समझना है और याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अब आता है 3rd नंबर, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज। हाय, ये तो ट्रूली बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, पर इस सब्जेक्ट में भी एक बड़ा झोल है यहाँ की केस स्टडीज। क्योंकि वो केस स्टडीज को देख के लगता है कि यार इसमें प्लानिंग भी लग रहा है और ऑर्गेनाइजिंग भी लग रहा है, एग्जैक्ट क्या आंसर है। तो वो ही उसी के फीचर्स को याद करना ही तो सबसे बड़ा गेम है। और अगर वो फीचर्स आपके ब्रेन में फिक्स हो गए, लॉजिक समझ में आ गई, तो कैसे भी केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया आप बहुत इजीली एज कर सकते हो। सिंस बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी सीक्वेंसेस एंड प्रोसेसेस है, तो इसको याद करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वे है that you can use is idea format. I for identification, D for departmentalization, E for establishing reporting relationships and A for assignment of duties, जिससे ये ट्रिक बहुत सारा आपका टाइम बचाएगी पढ़ाई करने में भी और जब एग्जाम में जाओगे तो याद रखने में भी। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम एग्जाम में जा रहे हो
तो फ्लो डायग्राम्स बनाना तो भूलना ही मत बिजनेस के पेपर में। और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस स्टडीज में डेफिनेशंस कंप्लीटली लिखना और किन ऑथर ने वो डेफिनेशन दी है वो लिखना बहुत जरूरी है। इधर आओ, एक सीक्रेट बताओ, कोई भी तुम्हारी डेफिनेशन के ऑथर का नाम चेक करने नहीं जाने वाला, तो 3 डेफिनेशन तो लिख ही देना और ऑथर के कोई भी अंग्रेजी नाम छाप देना। नंबर 4 इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जिससे तुम आराम करते रहते हो और सोचते हो भाई जनवरी में आके पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश कौन पढ़ता है। यहीं पे तो बच्चे मात खाते हैं। इंग्लिश पढ़ने की प्रिपरेशन तुम्हें एटलीस्ट 4 महीने पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो इंग्लिश पढ़ने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है। पहले आपको सारे जितने टॉपिक्स है वो याद रहने चाहिए, जो भी सारे कोर सब्जेक्ट है, जितनी सारी आपकी पोम्स हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो आपको याद रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, स्कूल टीचर पढ़ाती है तो पढ़ो, बढ़िया बात है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं स्कूल जाते हो तो क्या करना है, बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश को हिंदी में भी डिकोड करके पूरी की पूरी समरीज बताई जाती हैं। तुम्हें एक पेपर लेना है, उसके ऊपर उस पूरी जितनी भी तुमने वो पूरी इंटायर स्टोरी समझी उसको अपने वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करना है, कम से कम 3 से 4 पेजेस में। लिखते जाओ, भरते जाओ पेजेस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो तो आपको जिस भी बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऑथर का नाम आपको याद होना चाहिए और ऑथर का नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑथर का नाम लिखते हो तो आपका जो एग्जामिनर है वो इतना खुश हो जाता है कि आपको फ्री में मार्क्स बांट देता है कि अरे यार ये बच्चा अच्छा, इसको ऑथर का नाम भी याद है। इंग्लिश में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप सोचते हो कि फॉर्मेट इंग्लिश में, नहीं भाई फॉर्मेट होता है इंग्लिश में। आपको एक सीक्वेंस के साथ आंसर करना होता है। जब भी एक क्वेश्चन आया ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। नंबर 1 पहले आप उस चैप्टर का ब्रीफ दोगे। नंबर 2 आप डेफिनेशंस लिखोगे अगर कोई डेफिनेशंस है, या फिर आप ऑथर का नाम लिखोगे, ऑथर की कोटेड लाइन लिखोगे। उसके बाद में जो आपकी लाइन है वो लिखोगे, उसके बाद उसका एक्चुअल इंस्टेंस और मीनिंग लिखोगे। मीनिंग लिखने के बाद में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, उसकी समरी लिखोगे। आई मीन योर फॉर्मेट हैज टू बी लाइक दिस इवन इफ इट्स अ 4 मार्क 6 मार्क क्वेश्चन। और इसके लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल बाय स्वेयर याद करना ही करना है, लाइन बाय लाइन। और रेफरेंस बुक्स लेनी है तो आप ऑल इन वन अरिहंत या ओसवाल की बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, उनमें भी आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस और काफी अच्छे एक्सप्लेनेशंस आंसर्स मिल जाते हैं। अब आते हैं 5th और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। और यहीं पे हमारा सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इसको सबसे लास्ट में देखेंगे या एग्जाम से पहले ही देखेंगे। तो सुन लो, इधर उधर भटकने की जगह ये फॉलो करो। अगर आपने आईपी लिया है तो नो मैटर व्हाट सुमित अरोड़ा की बुक को रेफर करो, उसमें पीवाईक्यूज देखो, उन्हें प्रैक्टिस करो, योर आईपी पेपर विल बी सॉल्व। और फिजिकल एजुकेशन लिए है तो सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसको रेफर कर लो, उससे पढ़ लो, फ्लो डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, पेपर कर लोगे इजीली, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मैथ लिए है तो कोई ऑप्शन नहीं है बेटा तुम्हारे पास, तो तुम्हें तो डे 1 से ही पढ़ाई करनी है मैथ की, नो मैटर व्हाट। जिस तरीके से तुम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वैसे ही मैथ्स को प्रैक्टिस करके पढ़ना ही पड़ेगा। 9th 10th भी पढ़ते पढ़ते आए हो, 11th 12th भी पढ़नी है। और अगर साइकोलॉजी ऑप्शनल है, बिकॉज अलग अलग स्कूल्स में आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी को बाइबल समझना है और अपनी एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करो। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, मैथ्स को छोड़ के आपको इनको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वीकेंड्स पे एग्जाम के 3 महीने 4 महीने पहले से वीकेंड्स पे 2-3 घंटा लगा के भी पढ़ लोगे तो यू विल बी ऑल सॉर्टेड टू क्लियर योर एग्जाम्स विद 90+ मार्क्स। अब बात करते हैं माय गोल्डन रूल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। मैं बात कर रही हूँ उन हार्श और प्रैक्टिकल रियलिटीज की जिसके बारे में यूट्यूब पर कोई बात नहीं करता। पहली बात तो इग्नोर दिस मिथ ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। भाई तुम नाइट आउल हो, रात को 1, 1:30, 2 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो रेदर देन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, तो कोई जरूरत नहीं है सुबह उठने की। ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो एक्चुअली सुबह उठ के पढ़ाई ज्यादा बेटर कर सकते हैं। नंबर 2, स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस 30 day स्ट्रैटेजी। भाई तुम्हारा और तुम्हारा सबका ब्रेन अलग वायर्ड है, तो कोई बच्चा 4 चैप्टर एक दिन में निपटा सकता है तो कोई 8। क्या तुम भीड़ का पार्ट बनना चाहते हो जहाँ पे भीड़ में 30 day स्ट्रैटेजी में बताने में लग रहे हैं वो कि भाई 8-8 चैप्टर एक दिन में खत्म करने हैं? नहीं कर सकते ना, तुम्हारा लर्निंग का अलग है और सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए वो स्ट्रैटेजीज जो यूट्यूब पे बताई जाती है प्रैक्टिकल नहीं होती भाई। रूल 3, द अल्टीमेट वेपन कैन बी टॉपर शीट्स एंड पीवाईक्यूज। मेरे 98% मार्क्स आने का एक सीक्रेट ये था कि मैंने टॉपर्स की शीट जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है उन्हें देखा कि वो किस टाइप के वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, क्या मार्किंग करते हैं, किस फॉर्मेट से आंसर करते हैं, एंड दैट रियली हेल्प मी जब मैं खुद पेपर लिख रही थी। क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि अगर टॉपर ये कर रहा है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर यही देख रहा है हमारी शीट में भी, एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू एस द फॉर्मेट। रूल नंबर 4, मिस्टेक एंड मास्टर नोटबुक।
अब एग्जाम टाइम पे सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आप मोटी बुक खोल तो सकते नहीं और हम सब बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इसके लिए आपको बनानी है एक बहुत पतली सी नोटबुक। उसके अंदर जिस भी क्वेश्चन में तुम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंट्रीज करने में, बीएसटी के पॉइंटर्स याद करने में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करो ताकि एग्जाम से पहले तुम इसी छोटी सी और पतली सी नोटबुक को देखो और ये याद कर पाओ कि भाई क्या गलती नहीं करनी है हमें, और इसी में से रिवीजन कर लो। तो आई गेस आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास 12 में 98% या उससे ज्यादा स्कोर करना कोई रट्टा मारने का गेम नहीं है। ये सिर्फ गेम है एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन करने का, कंसिस्टेंसी का और राइट रिसोर्सेज हाथ में होने का। तो ये डर भी दिमाग से निकाल दो कि आधा साल तो निकल गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारा। तुम तो अब से ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी क्लास 12 की प्रिपरेशन में तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो या क्लैरिटी दी हो तो फटाफट से इसके लाइक बटन को प्रेस कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ना तुम्हारे लिए और ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, जो भी सारे तुम्हारे डाउट्स है, जितनी भी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारी सनशाइन तुम्हारे साथ में हूँ, हु इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। बस करना कुछ नहीं है, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता दो या फिर अगर तुम्हें मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, कहीं पे भी तुम प्यार से मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। तो वेट किस बात का है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी भेज दो। बस एक ही बेस्ट फ्रेंड के साथ भेजना जिसको तुम सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड समझते हो।